हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएमए। सॉरी स्टूडेंट्स, मैं काफ़ी टाइम से रियल एनालिसिस के लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पा रहा था। एक्चुअली आप लोगों का एक कैलेंडर जारी हुआ था जिसमें ना तो आपका टीजीटी का एग्जाम था, ना पीजीटी का एग्जाम था। तो अभी के लिए ये दोनों एग्जाम ही काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुके हैं। तो इसीलिए हमारी टीम आप लोगों के लिए कुछ अच्छे कंटेंट पर काम कर रही थी, जो कि आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। अभी के लिए अपडेट ये है कि अब से आपको रेगुलर बेसिस पर रियल एनालिसिस के लेक्चर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। साथ साथ हम लोगों ने अभी 1 अप्रैल से एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर। ये कोर्स पेड रहने वाला है, इसकी प्राइसिंग रहेगी 4999। एंड ये कोर्स इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप लोगों को कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो, उसको आप इस पर्टिकुलर कोर्स के थ्रू टारगेट कर सकते हो। चाहे फिर वो DSSB का एग्जाम हो, आरपीसी का हो, या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो, उसको आप यहाँ से इजीली टारगेट कर सकते हो। किसी भी टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 11th एंड 12th से, या फिर यूजी एंड पीजी से। पीजी से तब जब आपका पीजीटी का एग्जाम हो या लेक्चरशिप का एग्जाम हो। ठीक है। तो हम लोग इस कोर्स के अंदर यूजी एंड पीजी का पार्ट इस तरह से कवर करेंगे कि कोई भी टीचिंग के एग्जाम में जहां भी यूजी एंड पीजी से पार्ट पूछा जाता है, उसको आप इजीली टारगेट कर पाओ। तो अगर आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं DSSB की, आरपीएससी की, एनवीएस, केवीएस या यूपी टीजीटी पीजीटी की, किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं जहां यूजी एंड पीजी का पोर्शन पूछा जाता है, तो आप लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो अब बात करते हैं इस कोर्स में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। आपको डेली के लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। इन लेक्चर्स की आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही साथ इसके जो क्लास नोट्स होंगे वो भी हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। इसके अलावा आपको टीचिंग एग्जाम पर ही बेस्ड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। हर एक टॉपिक पर आपको एक पर्टिकुलर उसकी बुक प्रोवाइड की जाएगी जिसमें डिटेल में सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। साथ ही साथ आपको डीपीपी प्रोवाइड की जाएगी जिसमें हर एक टॉपिक पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएंगे एंड हर एक कॉन्सेप्ट को हम उसमें आ, डाल देंगे जिससे कि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर पाए। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी इसी कोर्स के अंदर प्रोवाइड कर दी जाएगी। टेस्ट सीरीज आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। इस टेस्ट सीरीज में ऑलमोस्ट 6000 प्लस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसकी टेस्ट सीरीज, क्योंकि वहां से आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी है, आपको किस पार्ट में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो हमने अपनी टेस्ट सीरीज को इस तरह से डिजाइन किया है कि आप लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर पाए, कंसिस्टेंट रह पाए और रेगुलर बेसिस पर चीज़ों को समझ पाए। ये टेस्ट सीरीज जैसा कि आपने इन जनरल टेस्ट सीरीज को देखा है वैसा नहीं रहने वाला। इसमें हम लोगों ने क्या प्लान किया है कि हम लोग आपको डेली हर एक लेक्चर पर बेस्ड 25 to 30 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे कि अगर आप लोगों के डेली 2 लेक्चर्स होने वाले हैं, तो आपको 50 to 60 क्वेश्चन एज ए टेस्ट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग लेक्चर्स करिए, उसके बाद उसका रिवीजन करिए एंड देन आप लोग उस पर बेस्ड टेस्ट दीजिए, जिससे कि आपको पता चले कि आप लोग चीज़ों को किस तरह से समझ पाए और इससे आपकी स्पीड भी अच्छी होती जाएगी। एंड इस पर बेस्ड आपको डिस्कशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो भी आपके डाउट रहेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ से आप लोगों की क्लियर होती जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा जो रहेगा वो आपको वीकली टेस्ट रहेगा जिसमें ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस का ये टेस्ट रहने वाला है हर वीक, जिससे कि आपको अपनी तैयारी को अच्छे से करने में मदद मिलेगी। यहाँ से आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि आप लोगों को किस पोर्शन में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और उस पर्टिकुलर पोर्शन में आप लोग अपनी चीज़ों को बेहतर बना पाएंगे। अगर आप लोगों ने पहले ही सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं
कहीं से पहले ही कोर्स कर भी लिया है तो भी आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से रेगुलराइज कर पाए। अब काफ़ी बातें हो गई हैं, तो अब बात करते हैं आज के लेक्चर के बारे में। पिछली कुछ क्लासेस में हमने फंक्शंस के बारे में बात की थी एंड हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस को डिस्कस किया था। आज की क्लास लास्ट क्लास होने वाली है फंक्शंस के ऊपर। आज हम लोग फंक्शंस को ख़त्म कर देंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शंस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी पीवाईक्यूज रहेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। तो कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शंस हैं, उनको आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कोई भी ऐसा फंक्शन f जो कि अपने डोमेन से वो डोमेन में जा रहा हो और वो इस तरह से जा रहा हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। सी यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। फॉर ऑल एक्सिस बिलोंग्स टू डी। मतलब क्या हुआ इस बात का कि डोमेन के हर एक पॉइंट को किसी एक ही जगह पर अगर हम मैप करवा देते हैं तो वो फंक्शन हमारा कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डोमेन को डी आर मान लें एंड कोडोमेन को भी आर मान लें तो ये कुछ फंक्शन इस तरह से दिखेगा। एफ आर टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी फॉर ऑल एक्सिस बिलोंग्स टू आर। एंड इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि हर एक एक्स के लिए ये जो आउटपुट देगा वो देगा सी। तो लेट्स से यहाँ पर 1 है तो इसके लिए भी आउटपुट सी है, इसके लिए भी आउटपुट सी है, इसके लिए भी आउटपुट सी है। तो ये फंक्शन कुछ इस तरह से बनता चले जाएगा और ये एक लाइन बनेगी जो कि पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का नजर आएगा। तो इसे हम कहेंगे कांस्टेंट फंक्शन। इन जनरल सभी को पता होता ही है कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जहां पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार गलत जवाब दे देते हैं। जैसे कि इन जनरल अगर हम बात करें एक एग्जांपल के बारे में कि अगर एक फंक्शन किसी डोमेन से कोडोमेन में जा रहा है सच दैट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू डोमेन। ठीक है, तो इस बात का डायरेक्टली मतलब कई बार हम लोग ये निकाल लेते हैं कि फंक्शन हमारा कांस्टेंट है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या ऐसी चीजें हैं जिस वजह से इस फंक्शन का कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है। क्योंकि ये फंक्शन कुछ इस तरह का भी तो हो सकता है कि लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू 0,1 एंड 3 फॉर ऑल एक्स विच डज नॉट बिलोंग्स टू 0,1। तो इस फंक्शन का भी जब हम डेरिवेटिव लेंगे वो 0 ही आने वाला है, बट यहाँ पर ये फंक्शन कांस्टेंट नहीं है। तो इस तरह के फंक्शंस का भी डेरिवेटिव हमेशा 0 ही होता है, बट ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आते हैं। बाकी इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको डिटेल में हम जब डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे होंगे, लिमिट कंटिन्यूटी वगैरह पढ़ रहे होंगे, तब हम लोग इन सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका डेरिवेटिव 0 क्यों आ रहा है, उन सारी चीज़ों को हम तब डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट फंक्शन। इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन हमारा होता है एफ फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। और इसको अगर हम जनरल वे में कहना चाहें तो हम कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी डोमेन डी से वो डोमेन भी हमारा डी ही होगा यहाँ पर सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू डी। तो इससे भी जनरल वे में हम एक आइडेंटिटी फंक्शन ही बोलेंगे।
बट अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से नजर आएगा। यहाँ पर 1 है तो 1 को मैपिंग करेगा ये 1 के ऊपर, 2 को मैपिंग करेगा 2 के ऊपर, 3 को मैपिंग करेगा 3 के ऊपर। तो जो भी पॉइंट है वो खुद को सेल्फ मैप कर रहा होगा और इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, एक लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ये हमारा क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। तो ये हमारा एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में। मॉड्यूलस फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू आर। अभी के लिए हम लोग हमारा डोमेन और कोडोमेन दोनों आर लेकर के चलेंगे, बट आपने अगर चीज़ों को आर के ऊपर समझ लिया तो फिर आप किसी भी डोमेन के ऊपर डिफाइन इजीली कर ही पाएंगे। तो इसलिए हम लोग डोमेन और कोडोमेन को आर लेकर के चल रहे होंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड माइनस ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं कि यहाँ से चीजें इस तरह से हो रही हैं। तो अगर हम एफ ऑफ 2 की बात करें तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 हमारा ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी 2 ही, क्योंकि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है और ऑल एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। एंड एफ ऑफ माइनस 2 की वैल्यू क्या आएगी, जो भी सारी वैल्यूज 0 से छोटी हैं उसके लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या है, माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, तो माइनस ऑफ माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर हमको x रखना है, x का नेगेटिव रखना है, तो यहाँ पर -2 है हमारा x। ठीक है, यहाँ पर क्या था हमारा x इक्वल टू 2 था, यहाँ पर क्या है हमारा x इक्वल टू -2 है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये हमेशा हमें एक पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अगर हमें गिवन है तो ये हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 ही रहेगा। तो इस तरह से हम मॉड्यूलस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब इसके हम रेंज सेट के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा डोमेन तो ऑफ कोर्स आर हो जाएगा एंड रेंज जो है हमारी क्या होगी, देखिए यहाँ पर जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो तो सारी की सारी आ ही जाएंगी, क्योंकि हर एक एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है ही। तो रेंज में हमारा 0 से इनफाइनाइट तो आ ही जाएगा। ठीक है, और जो नेगेटिव वैल्यूज भी हैं वो भी हमारी पॉजिटिव वैल्यूज पर ही मैप कर रही हैं। -2 हमारा मैप करेगा कहाँ पर, 2 पर। -3 हमारा मैप करेगा कहाँ, 3 पर। -3.2 कहाँ पर मैप करेगा, 3.2 पर। ठीक है, तो इस तरह से मैपिंग होगी, तो ये भी सारे पॉइंट इसी सेट में जा रहे होंगे, तो रेंज हमारी 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगी। अब देखते हैं इसके ग्राफ के बारे में। ये 0 पर तो 0 वैल्यू देगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं तो 0 हमारा ग्रेटर और इक्वल टू 0 है ही, तो यहाँ पर हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, 0। ठीक है, अगर हम एक्स इज इक्वल टू 1 लेते हैं, 1 हमारा ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, एक्स आएगा, और एक्स की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर 1 है। इन सिमिलर वे अगर हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर हम लोग x की वैल्यू 1 लेते हैं, x की वैल्यू -1 लेते हैं, तब हमारा एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, माइनस ऑफ एक्स, क्योंकि ये हमारा लेस और इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू है -1, तो माइनस माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये क्या बन जाएगा, 1। ठीक है, तो इस तरह से कुछ मैपिंग हो रही होगी।
तो 0 पर 0 आ जाएगा, 1 पर ये आएगा क्या, हमारा 1। और जो भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं उनको ये सेल्फ मैप कर रहा होगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाएगा पॉजिटिव साइड। नेगेटिव साइड भी हमारी जो भी होगी वो रिफ्लेक्शन ही होगी हमारी पॉजिटिव साइड की। तो हमारा -1 मैप कर रहा होगा 1 पर, -2 हमारा मैप कर रहा होगा 2 पर, एंड सो ऑन। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। क्योंकि माइनस की कोई भी वैल्यू होगी, अगर -x की जो वैल्यू होगी वो हमारी x पर मैप कर रही होगी, और अगर x हमारा ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो, और x की कोई भी वैल्यू जो होगी वो भी हमारी x पर ही मैप कर रही होगी। इस तरह से हम चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। होपफुली आपको मॉड्यूलस फंक्शन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन के बारे में। एक बार इसके ग्राफ को आप अच्छे से देख लीजिए, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर हम लोग चीज़ों को बेहतर वे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। इसे हम स्टेप फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। और स्टेप फंक्शन क्यों बुलाते हैं इसको, जब हम इसके ग्राफ के बारे में देखेंगे तब वहाँ से आप लोगों को समझ में आएगा। तो हम फंक्शन लेते हैं फ्रॉम आर टू आर, एंड डिफाइन करते हैं इसको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू एक्स। इसको क्या बोलते हैं, इस नोटेशन को ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू एक्स। इस बात का मतलब क्या है थोड़ी देर में देखते हैं। ये होता है हमारा n के बराबर, ठीक है। यहाँ पर हमारा n क्या है उस बारे में देखते हैं। तो x की वैल्यू क्या है हमारी, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू x। तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर हमको देखना है n, सच दैट हमें इंश्योर करना है कि ये जो n है या तो इसके बराबर हो और ये इंटीजर हो। n हमारा इंटीजर होना चाहिए जो कि x से जस्ट छोटा हो। तो इसलिए हम यहाँ पर एक कंडीशन और लेते हैं n+1। अगर हम n+1 की कंडीशन नहीं लेंगे तो फिर हम ये इंश्योर नहीं कर पाएंगे कि ये जस्ट छोटा है n, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू एक्स। यहाँ पर तो 2 हमारा खुद ही इंटीजर है तो ये बराबर आ जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ 2.2 की अगर हम बात करें तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, 2, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 2 आ जाएगा। अगर हम इस डेफिनेशन के थ्रू देखना चाहें तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू क्या है, 2.2, ठीक है। तो ये किन दो इंटीजर के बीच में बिलोंग कर रहा है, 2 एंड 3 के बीच में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2। अगर हम नेगेटिव साइड की बात करें जिसमें अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो उसको हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि ये रियल लाइन है, यहाँ पर कहीं 0 है, यहाँ पर कहीं -1 है, यहाँ कहीं -2 है। अब हम फाइंड करते हैं -1.5 के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या बोल रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ पर ये -1.5 खुद अपने आप में इंटीजर तो है नहीं, तो हमें इससे जस्ट छोटा इंटीजर देखना है। तो काफी बार ये गलती कर देते हैं कि हम लोग इसकी वैल्यू -1 लिख देते हैं, बट हमें लेस देखना है छोटा कौन सा है। तो यहाँ पर -2 इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है, लेस और इक्वल टू एक्स, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे थे, अगर यहाँ पर हम 1.5 के बारे में बात करें, 1 एंड 2, तो यहाँ पर भी हम लेस और इक्वल टू एक्स ही देख रहे हैं। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होपफुली समझ आया होगा। एक बार इसका ग्राफ देख लेते हैं कि इसका ग्राफ क्या रहने वाला है। यहाँ से आप लोगों को ये बात तो समझ आ ही गई होगी कि इसका जो रेंज रहने वाला है, डोमेन तो इसका आर हो ही गया। डोमेन अगर इस फंक्शन का आर है तो इसका जो रेंज रहेगा वो क्या रहेगा, इंटीजर, ठीक है। क्योंकि ये जो फंक्शन है इंटीजर पर तो इंटीजर ही देगा हमें, क्योंकि लेस और इक्वल टू की बात हो रही है।
तो जब इंटीजर रहेगा तो हमारा इक्वल का केस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सारे के सारे इंटीजर तो मिल ही जाएंगे। बाकी कोई भी अगर ऐसी वैल्यू होती है जो कि क्या नाम से इंटीजर नहीं रहती है, तो उसके लिए भी हमें इंटीजर आउटपुट ही मिलने वाला है। तो ओवरऑल इसका जो रेंज है वो इंटीजर का सेट रहेगा, जेड रहेगा। अब बात करते हैं कि इसका जो ग्राफ रहने वाला है वो कैसा रहेगा। तो अगर हमारी लिए वाई एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस ये है, यहाँ पर हमारा 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, तो कोई भी वैल्यू हो 0 से लेकर के 1 के बीच की, ठीक है, उसके 0 पर तो वैल्यू 0 ही आ जाएगी। ठीक है, एंड 0 से लेकर के 1 के बीच की कोई भी वैल्यू हो उसके लिए वैल्यू हमारी क्या आएगी, 0। ठीक है, क्योंकि हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू एक्स देखना है, तो यहाँ पर हमारी इक्वल का केस तो बनेगा नहीं, लेस का केस देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0 इसके लिए, 1 तक के लिए। और जैसे ही हमारा x इज इक्वल टू 1 रहेगा तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ से 1 से लेकर के 2 तक अगर हम देखें, 2 से पहले पहले तक देखें, तो इन सभी वैल्यूज पर हमें हमें आउटपुट क्या मिल रहा होगा, 1। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 1.5 लेते हैं तो f ऑफ 1.5 हमें क्या मिलेगा, 1। और इसी तरह से सभी वैल्यूज जो भी 1 एंड 2 के बीच में रहने वाली हैं उसके लिए हमें आउटपुट मिल रहा होगा 1। और 2 पर हमें आउटपुट मिलेगा क्या, 2। ठीक है, क्योंकि ये तो इंटीजर है। एंड सिमिलर वे में 2 से 3 के बीच में हमें क्या मिल रहा होगा, आउटपुट 2 ही मिल रहा होगा। एंड जब हम 3 पर जाएंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा क्या, 3, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि इसको स्टेप फंक्शन क्यों बोलते हैं। इन सिमिलर वे अगर हमारे यहाँ -1 है, यहाँ -2 है एंड यहाँ -3 है, ठीक है, यहाँ हमारा -1 है, यहाँ हमारा -2 है, यहाँ हमारा -3 है, तो कोई भी वैल्यू हो जो कि 0 एंड -1 के बीच में है, तो उसके लिए लेस इससे इससे लेस देन इंटीजर कौन सा है, हमारा -1 है। ठीक है, तो यहाँ पर इन सभी वैल्यूज के लिए हमें आउटपुट मिलेगा कुछ ऐसा। ठीक है, एंड फिर आगे के लिए उसी तरह से हमें आउटपुट मिलता जाएगा। यहाँ पर अगर हमारी वैल्यू है 0 -0.5, तो -0.5 के लिए हमें आउटपुट क्या मिलेगा, -1 आउटपुट मिलेगा, क्योंकि इससे जस्ट छोटा जो इंटीजर है वो क्या है, हमारा -1। ठीक है, एंड जैसे ही -1 पर हमें वैल्यू क्या मिल रही होगी, -1 ही मिल रही होगी, एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर जो भी वैल्यूज रहेंगी उसके लिए हमें आउटपुट मिलेगा -2। ठीक है, एंड -2 तक हमें आउटपुट मिलेगा क्या, -2 ही मिलेगा, एंड सो ऑन। फिर -2 से -3 के बीच में अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं -2.5, ठीक है, तो इसके लिए हमें आउटपुट मिलेगा -3, क्योंकि इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, -3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये स्टेप फंक्शन क्यों होता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख करके इस फंक्शन का जो ग्राफ है उसको याद भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेनली कंफ्यूजन कहाँ होता है, अगर आपको इंटीजर का केस गिवन है तब तो इंटीजर ही बनता है ऑफ कोर्स, और पॉजिटिव दिया जाता है तो भी आप लोग इजीली देख लेते हैं। नेगेटिव के केस में काफ़ी बार फंस जाते हैं। पॉजिटिव के केस में तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर डायरेक्टली 2 आ गया, लेकिन यहाँ पर काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर कर देते हैं इसका -1। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। और इस बात को आप कैसे याद रखेंगे, आप लोगों को हमेशा लाइन ड्रॉ कर लेनी है, एंड उस लाइन के जस्ट जो लेफ्ट हैंड साइड में इंटीजर आ रहा है उसको आप इसका आउटपुट एज ए कंसिडर कर लीजिए। जैसे कि अगर यहाँ पर -1.5 है तो आपका क्या रहेगा, -2 आंसर रहेगा। और अगर यहाँ पर 1.5 है तो इसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड कौन सा इंटीजर आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप चीज़ों को इजीली ध्यान में रख पाओगे, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन के बारे में, जो है हमारा सिग्नम फंक्शन।
तो इस फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं? फंक्शन फ्रॉम R to R such that f of x is equal to mod x upon x एंड 0। ये कब होगा? जब x इज नॉट इक्वल टू 0 है। एंड ये कब होगा? जब हमारा x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 का केस तो बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब क्या है वो एक बार देख लेते हैं कि मोड की वैल्यू हम दो तरह से डिफाइन करते हैं। जब हमारा एक तो ये ग्रेटर देन 0 हो और एक लेस देन 0 हो। 0 का केस हमें देखना ही नहीं है यहाँ पे। तो अगर हमारा x इज ग्रेटर देन 0 है तब तो ये x mod x की वैल्यू क्या रहेगी? हमारी x ही रहेगी। उस केस में ये क्या बन जाएगा? x अपॉन x, जो कि हमें क्या देगा? 1। और जब कभी हमारी x की वैल्यू लेस देन 0 है तब हमारी mod x का आउटपुट क्या रहेगा? हमारा ये रहेगा माइनस ऑफ x। एंड इन दैट केस हमारा आउटपुट जो आएगा -1। तो सिग्नम फंक्शन को हम कुछ इस तरह भी डिफाइन करते हैं। f of x is equal to 1 for all x greater than 0 और x is equal to 0 के लिए इसकी वैल्यू 0 है। एंड फॉर ऑल x is less than 0 के लिए हमारी इसकी वैल्यू क्या रहेगी? -1। ठीक है, इस तरह से भी हम सिग्नम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। रेंज सेट इसका क्लियर है ही। अगर फंक्शन का डोमेन अगर r है तो हमारा इसका रेंज सेट क्या हो जाएगा? -1, 0 एंड 1। ठीक है, इस फंक्शन का ग्राफ भी एक बार देख लेते हैं कि ग्राफ को किस तरह से प्लॉट करेंगे। तो 0 पर तो वैल्यू 0 है एंड इसके बाद की हर एक वैल्यू के लिए हमें आउटपुट क्या मिल रहा होगा? 1। ठीक है, एंड 0 से छोटी हर एक वैल्यू के आउटपुट क्या मिल रहा होगा? 1 मिल रहा होगा। ठीक है, इस तरह से हम इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं और इस तरह से हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिग्नम फंक्शन। ये सारी चीजें हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि काफी बार क्वेश्चन में फंक्शन को डिफाइन नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का नाम लिख देते हैं कि फंक्शन जो है हमारा सिग्नम फंक्शन है, फंक्शन हमारा मोड फंक्शन है, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, या फिर स्टेप फंक्शन है। इस तरह से सिर्फ वो नाम दे देते हैं, फंक्शन को डिफाइन नहीं करते और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इन दैट केस हम काफी बार उस क्वेश्चन को इसलिए नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि बस हमें फंक्शन के बारे में पता नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हुए भी हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे होते। तो इसलिए इन सारे फंक्शंस के बारे में पता होना जरूरी है। और फिर इन क्वेश्चंस पर बेस्ड हम लोग लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी या फिर पूरे कैलकुलस वगैरह में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे जो कि इन्हीं फंक्शन से रिलेटेड होंगे। तो इसलिए भी इन सारी चीज़ों को जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इस फंक्शन को किस तरह से हम डिफाइन करते हैं? f हमारा r से r है एंड इसको हम डिफाइन करेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, और इसको हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका एक नोटेशन ये भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ वो भी अभी देखते हैं कि लेट्स से अगर f ऑफ 2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो हम यहाँ पर x की वैल्यू 2 रख देंगे माइनस ऑफ 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी? 2 ही आएगी। तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं 2.2 पर इसकी वैल्यू क्या बन रही होगी। तो 2.2 पर इसकी वैल्यू बन रही होगी, इसकी वैल्यू हमें मिलेगी क्या? 2। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जो कि अभी अभी हमने देखा है। तो इसकी वैल्यू हमारी 2 बन रही होगी, इसकी वैल्यू 2.2 है तो हमें यहाँ पर आउटपुट मिलेगा 0.2। ठीक है, नेगेटिव पार्ट को भी देख लेते हैं कि अगर फंक्शन की वैल्यू -2.2 है तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू -2.2 लेनी है, माइनस ऑफ -2.2। जैसा कि हमने देखा हमें लेस और इक्वल टू देखना है इंटीजर जो कि इससे जस्ट छोटा हो। ये इंटीजर नहीं है तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर देखना है। तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या है हमारा? -3।
यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो -2.2 प्लस का 3, तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा 0.8। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर, देखिए अगर हम इंटीजर लेते हैं तब तो हमें वैल्यू मिल जा रही है 0, कोई भी इंटीजर ले लो आप। अगर फॉर एनी x इज बिलोंग्स टू z, कोई भी इंटीजर है, उसके लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसकी वैल्यू भी हमारी x ही निकल करके आएगी और x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो फॉर एनी x इज बिलोंग्स टू z के लिए हमारा एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, कोई भी जो हमारा इंटीजर नहीं होगा उसके लिए भी वैल्यू हमारी 0 से 1 के बीच में ही आ रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। इसका ग्राफ भी एक बार देख लेते हैं कि ग्राफ क्या रहने वाला है, वहां से चीजें आपको बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। इंटीजर पर तो हमें वही 0 वैल्यू मिल जाएगी, तो 0 पर 0 रहेगा, 1 पर भी हमारा 0 ही रहने वाला है, 2 पर भी हमारा 0 ही रहने वाला है, 3 पर भी हमारा 0 ही रहने वाला है। कोई भी नंबर जो कि हमारा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा उसके लिए क्या रहेगा, उसके लिए ये रहेगा एफ ऑफ एक्स। जो नंबर 0 से 1 के बीच में लाई करेगा उसके लिए ये रहेगा एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अगर नंबर हमारा 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो उस केस में तो हमारा ये एक्स एज इट इज आ जाएगा। तो ये यहाँ से फंक्शन कुछ इस तरह से जाएगा, यहाँ पर 1 पर वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, 0 से 1 के बीच में ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, अब 1 से 2 के बीच में बात करते हैं। तो 1 से 2 के बीच में ये जो वैल्यू है हमारी x की, वो अब क्या आ रही होगी, ये आ रही होगी हमारी 1। ठीक है, तो और ये जो वैल्यू है हमारी क्या रहेगी, हाँ 1 से 2 के बीच में रहेगी। ठीक है, इन बिटवीन 1 से, ठीक है 1 से और 2 के बीच में रहने वाली है। तो कोई भी वैल्यू हो जो 1 से 2 के बीच में है, जैसे कि 1.5, उसमें से अगर हम 1 को हटाते हैं तो हमें जो भी वैल्यू मिलेगी वो 0 से 1 के बीच में ही मिलने वाली है। और अगर हम ध्यान से देखें तो इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही बन रहा होगा, क्योंकि फॉर पॉजिटिव वैल्यू, फॉर एनी पॉजिटिव वैल्यू, ये क्या बनेगा, मतलब कि जैसे कि अगर फ्रैक्शन है, ये कोई भी अगर फ्रैक्शन है लाइक 2.5 या 3.5 जो कि ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे 3.8, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ रही होगी, 0.5, 0.5, 0.8, इस तरह से आ रही होगी। ठीक है, तो इस वजह से ये फंक्शन कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। ठीक है, इन सिमिलर वे -1, -2, -3 के केस में हम बात करें तो ये फंक्शन कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया। और आज की क्लास में हम लोग यहीं पर ही रुकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शन पर बेस्ड जो भी पीवाईक्यूज हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास काफ़ी ज़रूरी रहने वाली है, तो आप लोग उस क्लास को आप बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि उसमें हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, तो वहाँ से आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे फंक्शंस को लेकर के। बाकी कोर्स से रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए हो तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, या हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज डाल सकते हैं, और वहाँ पर भी आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जहाँ से आप लोगों को काफ़ी अच्छा कंटेंट रेगुलरली अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।